नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। हिस्ट्री एमसीक्यू एंड पीवाई क्वेश्चन और हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। और गुप्त काल की हमारी ये पहली क्लास है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और हमारी जो क्लास है रेगुलर प्रतिदिन हमारी जो क्लास प्रारंभ होती है, हमारी क्लास प्रतिदिन 8 बजे प्रारंभ होती है। जी हाँ, 8 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास जो है वो प्रारंभ होती है। और एक बार कंफर्म कर दीजिएगा जो आवाज है, जी हाँ बिल्कुल। तो हमारी क्लास जो है 8 बजे हमारी क्लास होती है, जो आपके लिए यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार ये क्लास हमारी जो है वो हमारी चलती है। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिण पथ के राज्यों को क्रम अनुसार लिखिए। हम बात करते हैं इलाहाबाद लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इस इलाहाबाद लेख से हमें 33 पंक्तियां प्राप्त होती। कितनी पंक्तियां प्राप्त होती हैं? 23, 33 पंक्तियां 33 पंक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें से हमें 19 और 20 नंबर जो ये पंक्ति है, इनसे हमें दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। आजकल आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, भाई कौन सी पंक्तियों से प्राप्त होती है? 19 और 20 नंबर पंक्ति से प्राप्त होती है। रितु जी नमस्कार, राकेश कुमार जी नमस्कार। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न 19वीं और 20वीं पंक्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया है। इन 12 शासकों के साथ ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। अब बात है कि जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह है, ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार, ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त, अनुग्रह का अर्थ होता है उपकार, अनुग्रह का अर्थ होता है उपकार। अर्थात हम बात करते हैं दक्षिण भारत के शासकों से समुद्रगुप्त ने धन लिया और उनकी पुत्रियों से या बहनों से विवाह किया और उसके बाद उनके जो राज्य था, उनके राज्य को उनके लिए सौंप दिया जाएगा। बस उनसे बहनों से विवाह किया या धन किया, ग्रहण किया। मोक्ष का अर्थ है जो जेलों में शासकों को बंद किया था उन्हें मुक्त कर दिया। अनुग्रह का अर्थ है उनका राज्य को पुनः उन्हीं को सौंप दिया, अर्थात उन पर उपकार भी कर दिया, जिसे बोलते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति बोलते हैं। हाँ, सोनिया जी वेरी गुड इवनिंग, नीतू जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के कितने क्रम अनुसार हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिष्टपुर के को पराजित किया है, और फिर कांची पिष्टपुर है, कांची है और वेंगी है और देवराष्ट्र। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर आएगा, हमारा यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? हमारा राइट आंसर जो यहां पर आएगा जी, तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या आएगा? सी हमारा राइट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा? सी हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो ये हमारा प्रश्न है। अब हमसे प्रश्न जो है, ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछ लिया जाता है, भाई दक्षिण भारत के जो 12 शासकों को पराजित किया था, इनमें से कौन कौन था? समझना, 12 शासकों की हम थोड़ी एक बार बात कर लेते हैं। भाई जो 12 शासकों को पराजित किया है दक्षिण भारत के को, तो इनमें जो शासक थे वो कौन कौन से थे? ठीक है ना। नंबर 1 है कोरल है, नंबर 1 राज्य जो है कोरल है, कोरल है। नंबर 1 कोरल राज्य है। नंबर दूसरा है पिष्टपुर राज्य, एक राज्य है पिष्टपुर है जो दक्षिण भारत का है। और आप ऐसे करना, इनके शासकों को आप साथ साथ कमेंट करके बताता चलना। मैं आपको दक्षिण भारत के 12 राज्य बता रहा हूं और आप यहाँ के शासकों के नाम लिखते चलना, क्योंकि यहां से हमेशा प्रश्न, हमेशा 1-2 साल में हमेशा यहां से प्रश्न रिपीट होता है, 100% यहां से प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है ना। इसके बाद है कौशल है, अगला है कौशल है। नंबर 4 क्या है? महाकांतर है। कौन सा है? महाकांतर है, महाकांतर है, महाकांतर है। और महाकांतर के बाद है कोट्टूर है। नंबर 5 कौन सा है? कोट्टूर है।
कोट्टूर है। यहाँ के शासक कौन कौन से हैं आप कमेंट करके साथ साथ बताता चलना। एक है एरंडपल, एरंडपल है, एरंडपल है। नंबर सातवां कौन सा है? अवमुक्त है। नंबर सातवां है अवमुक्त है। अवमुक्त भी एक बड़ा महत्वपूर्ण था। नंबर आठवां है वेंगी है, नंबर आठवां वेंगी है। और नंबर 9 जो है वो पलक है, पलक, पलक है, पलक है। ठीक है। इसके बाद नंबर 10 में, नंबर हम 10 में की बात करते हैं देवराष्ट्र। कौन सा है? देवराष्ट्र है, देवराष्ट्र। कहां के क्या क्या शासक थे? नंबर 11वां कुस्थलपुर है, कुस्थलपुर, कुस्थलपुर। और नंबर 12वां जो है, नंबर 12वां क्या है? कांची है। नंबर 12वां कौन सा है? कांची है। अब मैं देखता हूं किस किस का कमेंट क्या क्या है। ठीक है। और आप एक बार अपना मिलान कर लेना, आप मिलान कर लेना। कोरल का कौन है? कोरल का है मंटराज है। कोरल का कौन है? मंटराज। कोरल का कौन है? मंटराज है। मिलान करते चलना। ठीक है। पिष्टपुर का महेंद्र है। महेंद्रगिरी कहां का है? पिष्टपुर का है। महेंद्रगिरी कहां का है? पिष्टपुर का है। कौशल का, कौशल की बात करते हैं तो कौशल का केवल महेंद्र है। आप मिलाते चलना। महाकांतर का व्याघ्रराज है। व्याघ्रराज कहां का है? महाकांतर। कोट्टूर का स्वामी दत्त है। कोट्टूर का कौन है? स्वामी दत्त है। मैच करते चलना भाइयों। एरंडपल का कौन है? दमन है। अवमुक्त का कौन है? नीलराज है। अवमुक्त का कौन है? नीलराज है। वेंगी का कौन है? हस्तिवर्मन है। हस्तिवर्मन कहां का है? वेंगी का है। पलक का कौन है? पलक का है उग्रसेन है। पलक का कौन है? उग्रसेन पलक का है। देवराष्ट्र का कौन है? देवराष्ट्र के का नाम है कुबेर है। कुस्थलपुर का कौन है? धनंजय है। कुस्थलपुर का धनंजय है। कांची का कौन है? कांची का कौन है? विष्णुगोप है। कांची का कौन है? विष्णुगोप है। इन 12 राज्यों को, 12 शासकों को पराजित किया और इनके साथ ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। और इन 12 राज्यों की जानकारी हमें 19वीं और 20वीं पंक्ति से प्राप्त होती है, जो प्रयाग प्रशस्ति की है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रीतू जी, नीतू जी, बिल्कुल। मधु जी, नमस्कार मधु जी। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये जो 12 राज्य हैं, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा जो आपसे पूछे जाते हैं, ये मैच में पूछे जाते हैं। इनमें आपसे मैचिंग कराई जाती है, सुमेलित कराए जाते हैं। और आपके पास प्रश्न दे देते हैं, उसमें से आपसे सुमेलित कराया जाता है। सबसे ज्यादा यहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जो आप, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? भाई, प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज का उल्लेख नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। दिग्विजय का उद्देश्य धरनी बंद भूमंडल को बांधना था। इसमें इसमें आर्यवर्त विजय का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय में देवराष्ट्र का उल्लेख है। देवराष्ट्र का कुबेर था, अभी हम पढ़कर आए हैं। इसमें आर्यवर्त का भी हमें पता चलता है। आर्यवर्त के जो शासक है, इनको भी पराजित किया था। शुरुआत में 3 को पराजित किया था, बाकी पराजित किया था। तो आर्य विजय की भी हमें पता चलता है। और आर्यवर्त विजय की हमें 13वीं 14वीं पंक्ति से जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, ये उल्लेख है। दिग्विजय का उद्देश्य धरनी बंद, बिल्कुल सही बात है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। हम बात करते हैं, ये उल्लेख नहीं है। हम बात करते हैं, हमें तो ये पता चलता है तत्परिग्रहिता, तत्परिग्रहिता, जिसका अर्थ होता है कि शासक ने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से शासक ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो तत्परिग्रहिता का अर्थ होता है अपनी इच्छा से उत्तराधिकारी चुना था।
तो हम बात करते हैं नामित नहीं किया था, तो ये सही नहीं है। तो हमें समुद्रगुप्त पता बताते हैं कि भरी सभा में मेरे पिता ने मुझे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, ये बताते हैं समुद्रगुप्त। तत्परिग्रहिता की जो ये शब्द है, ये दो शासक के लिए प्रयोग किया जाता है, एक समुद्रगुप्त के लिए, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं तत्परिग्रहिता, मुझे मेरा पिता ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, और समुद्रगुप्त भी ये बात करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज श्री के रूप में वर्णित है? हम बात करते हैं राजाधिराज श्री चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन से अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख में, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र पात्र में, कुमार गुप्त प्रथम का बिलसद प्रस्तर अभिलेख में, तो किसमें राजाधिराज श्री कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? अश्वनी कुमार जी नमस्कार और आदाब। नीतू जी वो 5वीं वाली क्लास अभी वो नहीं हो पाती, थोड़ी समय की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो अभी नहीं हो पाती है 5 वाली क्लास है, लेकिन उसको भी हम चालू करेंगे। अभी थोड़ा सा ये मौसम थोड़ा, और ये जैसे जैसे अभी थोड़ा एग्जाम का भी वो आएगा, तो उसके हिसाब से अब चालू करेंगे। अभी क्योंकि स्टूडेंट्स में इतना रुझान नहीं, अभी बस एक क्लास लेते हैं। तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए आएगा, जिसमें राजाधिराज श्री कहा गया है। अगर हम बात करें, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक है गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली शासक है, और ये गुप्त पहला शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इसी ने परम भागवत की उपाधि धारण की है, और इसी ने चांदी के सिक्के चलाए हैं। किसके चांदी के सिक्के चलाए हैं? अगर हम बात करते हैं, टोटल 14 विक्रमादित्य होते हैं। पहला विक्रमादित्य मालवा के शासक थे, जिसने शकों को पराजित किया था। उस उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसमें सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है, और अंतिम विक्रमादित्य थे हेमुकालीन, जिसे 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है जो आपकी स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करें। भाई समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? वो एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। बिल्कुल सही बात है भाई, समुद्रगुप्त तो एक विजेता भी था और एक संगीतकार भी था, और समुद्रगुप्त को तो प्रयाग प्रशस्ति में 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। इसी आधार पर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा है। क्या कहा है? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? स्मिथ ने कहा है। ठीक है ना, उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। बिल्कुल, और लिच्छवी दोहित्र कहता है समुद्रगुप्त अपने आप पर, और गर्व महसूस करता है कि मैं लिच्छवियों का दोहिता हूं। बिल्कुल सही बात है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की थी। नहीं, सिक्कों की तो उसने कोई ऐसी, पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की उसने क्या की थी? नकल की थी। और हम बात करते हैं सही कूट है, तो पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की तो उसने नकल उसने नहीं की थी, इस बात को हम नहीं मान सकते। अगला है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। और हम बात करते हैं यहां पर समझना, तो अश्वमेध यज्ञ का जो उल्लेख है इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में, इलाहाबाद प्रशस्ति में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? हमारा राइट आंसर हमारा सी आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी आएगा। समझना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। समझना, काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, काफी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में आशुमेघ यज्ञ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? आशुमेघ यज्ञ का उल्लेख है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आशुमेघ यज्ञ के जो उल्लेख है इसके सिक्कों से प्राप्त होता है। किससे? सिक्कों से प्राप्त होता है। आशुमेघ यज्ञ का जो उल्लेख है हमें सिक्कों से प्राप्त होता है। आशुमेघ प्रकार के इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए। तो ये प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम बात करते हैं, राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? सी हमारा राइट आंसर आएगा।
एक इसका एरन अभिलेख है, एक इसका एरन अभिलेख है। जी हाँ, प्रसन्न होने पर कुबेर की तरह और नाराज होने पर यमराज की तरह दिखाई देते हैं समुद्रगुप्त। तो उस एरन अभिलेख से हमें ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो राइट आंसर बिल्कुल क्या आएगा? सी आएगा। बीरबल जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, बयाना निधान से किस गुप्त शासक के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं? हम बात करते हैं बयाना। ये जो बयाना है ये भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और जब इस बयाना की हम बात करते हैं तो यहां से गुप्त निधि प्राप्त होती है। गुप्त निधि अर्थात गुप्त शासकों के जो सिक्के चलाए गए थे तो उनकी निधि जो प्राप्त होती है, यहां से गुप्त निधि हमें प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये है कि इनमें सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो किसके चलाए गए? भाई सर्वाधिक जो सिक्के हैं गुप्त निधि में, सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त होते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम के प्राप्त होते हैं, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त के। तो हम बात करते हैं सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हमें यहां से प्राप्त होते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के प्राप्त होते हैं। और हम बात करते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो इसका केवल हमें एक सिक्का प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त का कितना सिक्का प्राप्त होता है? एक सिक्का प्राप्त होता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इसका 961 के लगभग हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के भी सिक्के हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के यहां से सिक्के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हमें प्राप्त होते हैं, 961 के लगभग है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? भाई गुप्त शासकों ने कौन से वंश के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए? जी हाँ, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किसके साथ किए थे? बिल्कुल सबसे ज्यादा बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं तो किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? लिच्छवियों के साथ, वाकाटकों के साथ, नाग और कदम के साथ। हम बात करते हैं लिच्छवी, लिच्छवियों की बात करते हैं तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसने लिच्छवी रानी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, कुमार देवी से विवाह किया था। और इन्हीं से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त इन्हीं से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। वाकाटक की हम बात करते हैं, जो प्रभावती गुप्ता थी, प्रभावती गुप्ता, इसका विवाह वाकाटक रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय से किया था, बिल्कुल इसी से भी किया था, रुद्रसेन द्वितीय से किया था। नाग, नाग वंश की बात करते हैं तो जो कुबेर नाग थी, कुबेर नाग, ये कुबेर नाग जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। कुबेर नाग चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुबेर नाग। और इसी कुबेर नाग से जो जन्म हुआ था वो प्रभावती का जन्म इसी से हुआ था, तो इससे भी विवाह किया था। जब हम कदम की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का जो विवाह किया था वो कदम वंश से किया था। तो हमारा राइट आंसर हमारा यहां पर डी आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। तो सभी से ये वैवाहिक विवाह किए गए। तो ये वैवाहिक विवाहों से संबंधित प्रश्न भी आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर यहां पर आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, गुप्त काल की मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन असत्य? भाई गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं इनमें कौन सा कथन है जो असत्य है? सिवर्ण मुद्राओं को गुप्त अभिलेखों में दीनार कहा गया। गुजरात विजय उपरांत गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्रा जारी की। गुप्त मुद्राओं पर युद्ध और कलाओं के प्रति गुप्त शासकों की अनुराग का चित्रण था। गुप्त मुद्राओं में स्वर्ण कुषाण मुद्राओं के स्वर्ण की तुलना में कम शुद्ध था। भाई यहां पर असत्य कथन पूछा गया है। क्या पूछा गया? असत्य कथन पूछा गया। समझना, जब हम बात करते हैं सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। और लास्ट में स्कंदगुप्त के समय जब हून आक्रमण होते हैं तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है गुप्त शासकों की, तो इन्होंने फिर मिलावट वाले सिक्के चलाए थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कुषाणों की तुलना में इनके सिक्के मिलावट वाले थे। राइट है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। गुप्त मुद्राओं पर युद्ध कला और अनुराग का चित्रण था, युद्ध कला का भी चित्रण किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है।
और स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त अभिलेखों में दीनार कहा गया, ये बात भी सही है। और गुजरात उपरांत गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्रा चलाई। तो हम बात करते हैं, इन्होंने तांबे की मुद्रा इन्होंने नहीं चलाई थी। किसकी मुद्रा नहीं चलाई थी? इन्होंने तांबे की मुद्रा नहीं चलाई थी। तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा बी आएगा। बिल्कुल सोनिया जी, बीरबल जी बिल्कुल, आशीष जी बिल्कुल बी, बिल्कुल नीतू जी बिल्कुल बी। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर बिल्कुल बी आएगा। आशीष जी बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी हमारा राइट आंसर आएगा। जी हाँ, राइट आंसर हमारा बी आएगा। और अब आप लोग तैयारियां अपनी चालू कर दीजिए, अब चालू कर दीजिए तैयारी। अब समय आ चुका है, तैयारियों का समय आ चुका है। अपनी तैयारी को स्थिर रखिए। जी हाँ, और आज भी पेपर को रद्द ना करने के संबंध में आज भी कल भी दायर की गई है। देखते हैं रिजल्ट आता है या आपकी दोबारा परीक्षा होती है। जी हाँ, लेकिन इतना जरूर है, अगर ये दोबारा परीक्षा हुई तो ये जो रिजल्ट है बड़ा उलट पुलट रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो इस समय स्थिति है वो बड़ी नाजुक स्थिति है। स्टूडेंट्स, वो तैयारियों का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से वो नहीं है जो जून के लिए था। वो तैयारी का सिलसिला नहीं है जो जून के लिए था। उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। भाई, रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का हमें उल्लेख किससे प्राप्त होता है? देखते हैं, 25 तक होता है। अगर हुआ तो 25 के आसपास तक हो जाएगा। अगर एग्जाम होता है तो 25 के आसपास तक हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं, अगला है उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। भाई, कौन से हैं जो रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं? कौन से ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी मिलती है? हमें देवी चंद्रगुप्तम से जानकारी प्राप्त होती है। किसका है? विशाखा दत्त का। विशाखा दत्त का हमें देवी इससे जानकारी प्राप्त होती है। काव्य मीमांसा राजशेखर का है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। राजशेखर के काव्य मीमांसा से हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष चरित्र बाण भट्ट का है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। बाण भट्ट का हर्ष चरित्र मालती माधव से प्राप्त नहीं होती। एक है अब्बुल हसन का, अब्बुल हसन, एक है अब्बुल हसन का मुजमल उत त्वारीख, मुजमल उत तवारीख, मुजमल उत त्वारीख नामक जो ग्रंथ है ये किसका है? अब्बुल हसन का है। तो इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं, राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है, देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है विशाखा दत्त का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, हर्ष चरित्र से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो शासक थे वो रामगुप्त थे। कौन थे? रामगुप्त। और इस रामगुप्त को हटाकर राजगद्दी पर कौन बैठे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समझना। हम बात करते हैं ये रामगुप्त शासक है जो राजगद्दी पर बैठा था। कौन है? रामगुप्त। इस रामगुप्त के साम्राज्य पर एक शक शासक है। कौन सा शासक है? शक शासक। एक शक शासक है जिसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय। शक शासक है रुद्र सिंह तृतीय। इस शक शासक ने रामगुप्त के साम्राज्य पर क्या किया? रामगुप्त के साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस रामगुप्त की क्या हो जाती है? पराजय हो। इसके बाद जीत किसकी होती है? रुद्र सिंह तृतीय की। इसने रामगुप्त से कहा कि आप अपनी पत्नी ध्रुव देवी को आप हमें सौंप दें। इससे कहा कि आप अपनी पत्नी ध्रुव देवी को आप हमें सौंप दें तो हम यहां से चले जाएं। रामगुप्त ने सोचा, अगर पत्नी सौंपने से ये सारा मैटर सुलझ जाता है तो क्यों ना हम अपनी पत्नी को सौंप दें। इसके बाद रामगुप्त ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी पत्नी ध्रुव देवी को किसको सौंप दूंगा? रुद्र सिंह तृतीय को सौंप। इसके बाद ये सारी बातें पता चली इस रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को। रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को ये सारी घटना के बारे में पता चला कि भाई ये मामला चल रहा है।
इसके बाद ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपनी भाभी धुरु देवी के कपड़े पहनकर शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के कैंप में चला गया, जहां पर इसका कैंप लगा हुआ था। क्योंकि जब शासक जाते हैं तो अपना कैंप भी, अपना तंबू टेंट वगैरह सारा साथ लेकर जाते हैं। तो धुरु देवी के भेष में चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्र सिंह तृतीय के कैंप में चला गया और वहां पर अपनी तलवार निकाली और रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करने के बाद यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय वापस लौटे और लौटने के बाद अपने भाई रामगुप्त की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसके बाद अपनी भाभी धुरु देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। ये सारी घटना हमें पता चलती है देवी चंद्रगुप्तम में हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने ये ग्रंथ लिखा है, जिससे हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। कितनी अच्छी जानकारी, किस तरीके से प्राप्त। तो हम बात करते हैं जो ये रामगुप्त है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले, रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले आते हैं और अब्बुल हसन की मुजमल उत तारीख से भी और हमें राजशेखर की काव्य मीमांसा से भी और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से भी हमें ये कहानी प्राप्त होती है। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था। हरिसेन, ये हरिसेन वही है जो समुद्रगुप्त के राज दरबार में था, समुद्रगुप्त। और इसी ने क्या लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति को इसी ने लिखा है और ये प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में, चंपू, जिसे हम गद्य प्लस पद शैली कहते हैं। और ये संस्कृत में लिखी गई है। किसमें, संस्कृति भाषा में। तो ये हरिसेन कौन कौन से पदों पर था, तो राइट आंसर, ये कुमार खाद पटक्के पे नहीं था। कुमार मात्य एक गवर्नर के रूप में होता है, महादंड नायक एक दंड देने के रूप में होता है, संधि विग्रह संधि करने वाला होता है। तो हम बात करते हैं तो इन 3 पदों पर था। अब प्रश्न यहां से क्या भी बनता है, प्रश्न क्या बनता है, अब यहां से प्रश्न यहां से ऐसा भी बनता है कि गुप्त काल में हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है, एक व्यक्ति को अनेक पद दिए जा सकते थे, अनेक डिपार्टमेंट दिए जा सकते थे। ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। खाद पटक, कुमार मात्य, महादंड नायक, कुमार मात्य, महादंड नायक, संधि विग्रह 3 पर ही था ना, शायद 3 पर ही था, 4 पर नहीं था, 3 पर ही था, 3 पदों पर था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर हमारा 2, 3, 4 आएगा। ठीक है ना। तो इससे हमें यह भी पता चलता है, इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक व्यक्ति को अनेक पद दिए जा सकते थे। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, गुप्त काल में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को अनेक विभाग दिए जा सकते थे। तो ये बात सच है, अनेक विभाग दिए जा सकते थे। एक व्यक्ति को एक से अधिक पदों पर भी नियुक्त किया जा सकता था। ऐसा प्रश्न आपसे घूम फिर कर पूछा जाता है। तो बस आपको इन चीजों को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो घूम फिराकर प्रश्न पूछा जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी आएगा। तो ये हरिसेन था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी, शक क्षत्रप। अगला है, इसमें भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया। किसको मिल गया, भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया। जी हाँ, तो अभिकथन है और तर्क है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा, उपयुक्त वाक्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है तथा ए सही और व्याख्या आर है, अर्थात ए की सही व्याख्या आर है, और ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या आएगा। हम बात करते हैं, अगर थोड़ा सा आप चलेंगे यहां पर,
हम बात करते हैं जो ये शासक है, ये शक शासक है, जिसे हम शक छत्रप भी बोलते हैं, शक छत्रप बोलते हैं, रुद्र सिंह तृतीय। तो ये गुजरात का था। कहां का था? ये गुजरात का था, ठीक है ना। तो इसको पराजित करने के बाद जो इधर का जो भूमध्य सागरीय वाला जो मार्ग था, इस मार्ग का बिल्कुल पता चल जाता है, इसी को पराजित किया था। यही है वो शक छत्रप रुद्र सिंह तृतीय, यही है। और ये रुद्र सिंह तृतीय कहां का था? ये गुजरात का था। कहां का था? गुजरात का था। और अब अगली बात, अब प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाएगा, गुजरात को सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य में किसने मिलाया? गुजरात को सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, आप कभी सोच ही नहीं सकते प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। प्रश्न यह भी बनता है कि गुजरात को सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में किसने मिलाया? तो इसी ने मिलाया है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलाया है। जब शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी जाती है तो इसके बाद गुजरात को भी गुप्त साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो यह प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण, और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले ये जो गुजरात था, यह गुप्त साम्राज्य का भाग बिल्कुल भी नहीं था। इसे जो मिलाता है चंद्रगुप्त द्वितीय मिलाता है। और किसको पराजित करने के बाद मिलाता है? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद इसे मिलाया जाता है अपने साम्राज्य में। तो ऐसे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा हमारा यहां पर, राइट आंसर क्या आएगा? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश मिल गया। तो भूमध्य सागर, क्योंकि गुजरात से ही समुद्र जाता है और वहीं से भूमध्य सागर के बारे में पता चलता है। जो समुद्र है, ये समुद्र है, रटने का बिल्कुल भी नहीं है। जब गुजरात को मिला ही लिया जाता है तो फिर समुद्र का पता चल जाता है, तो फिर भूमध्य सागर का रास्ते का पता चल जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, बस उन चीजों को आपको समझना है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। निम्नलिखित किस अभिलेखों में पटवाई श्रेणी का उल्लेख है? आज बरसात कहां कहां पर हो रही है? जयपुर में रात में बड़ी भयानक बरसात थी और अभी भी बरसात हो रही है जयपुर के अंदर। कहां कहां पर बरसात हो रही है भाई? स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके क्षेत्र में बरसात हो रही है या नहीं हो रही है? जयपुर में बड़ी प्यारी बरसात हो रही है। दरवाजा खोलने पर, विंडो खोलने पर बड़ा बरसात की जो आवाज आ रही है वो बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाई श्रेणी, ये एक रेशम श्रेणी थी। ये कौन सी श्रेणी थी? रेशम श्रेणी। जो रेशम के जो व्यापार करते थे उनकी श्रेणी थी। श्रेणी जो एक कार्य करते थे उनकी श्रेणी थी। तो पटवाई श्रेणी का उल्लेख किसमें है? कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में है, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्र लेख में है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख में है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख में है। समझना, बड़ा अच्छा प्रश्न है। यह कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में है। और इस मंदसौर अभिलेख को किसने लिखा है? वत्स भट्टी ने लिखा है। किसने लिखा है? वत्स भट्टी ने लिखा है, ठीक है ना। यह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी से रेशम श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है। और यहां पर हमें एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह भी बनता है, इसी रेशम श्रेणी ने अर्थात रेशम का व्यापार करने वाले लोगों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अब हमारे पास प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो श्रेणियां थी वो भी मंदिरों का निर्माण कराते थे। गुप्त काल में हमें पता चलता है व्यापारियों की श्रेणी, व्यापारियों का जो गुट था वो भी मंदिरों का निर्माण करवाता था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब। ऐसा नहीं था शासकों ने निर्माण करवाया है, तो श्रेणियों ने, व्यापारियों ने भी निर्माण कराया है। राकेश, वेरी गुड इवनिंग भाई। अच्छा, भीलवाड़ा में सोनिया जी नहीं हो रही? अच्छा, बिल्कुल। यहां पर भी बड़ी भयंकर, यहां पर रात बड़ी भयंकर बरसात हुई थी जयपुर के अंदर। आज भी अच्छी बरसात हो। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए हमारा राइट आंसर यहां पर आएगा। राकेश, आप कहां थे भाई इतने टाइम? अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां। निम्नलिखित खजुराहो मंदिरों में से कौन से मंदिर सांधार शैली में, पंचायतन शैली में भाई पंचायतन शैली, ये सांधार शैली को बोलते हैं, पंचायतन शैली बोलते हैं। तो कौन से मंदिर है? खजुराहा,
ये खजुराहा कहां पर है? ये एमपी में है। खजुराहा कहां पर है? एमपी में है। और इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। तो हम बात करते हैं कौन से मंदिर हैं। लक्ष्मण मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, वामन मंदिर है और चित्रगुप्त मंदिर है। तो कौन से हैं जो पंचायतन शैली में जो मंदिर है? खा रहा था, अच्छा रहा, सही है भाई। खाना तो बड़ा जरूरी है यार, खाने बिना काम ही कैसे चलेगा। खाना तो जरूरी है भाई। बी 2 3। जी 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 जी। हम बात करते हैं लक्ष्मण और पार्श्वनाथ जो मंदिर हैं। लक्ष्मण और जो पार्श्वनाथ जो मंदिर हैं ये पंचायतन शैली में है। और एक पंचायतन शैली की हम बात करते हैं तो एक पंचायतन शैली के हैं 10 अवतार। 10 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर जो है ये भी किसमें है? ये भी पंचायतन शैली में है। ये भी कौन सी शैली में है? ये भी पंचायतन शैली में है, जो 10 अवतार मंदिर है। और इसमें से एक ये भी माना जाता है, इस वामन मंदिर भी लगभग जो है ये पंचायतन शैली में है। वामन मंदिर भी लगभग पंचायतन शैली में माना जाता है। ठीक है, तो वामन भी एक पंचायतन शैली में, इसको भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये पंचायतन शैली में 10 अवतार मंदिर भी माना जाता है, जो गुप्त काल का जो मंदिर है ललितपुर में झांसी के पास जो स्थित है। और जिससे हमें पहली बार किसकी बात जानकारी प्राप्त होती है? शिखर की जानकारी पहली बार इसी से प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? आप अपराजित प्रक्षा स्थापत्य, अष्टांग्र हृदय चिकित्सा है, लीलावती नाटक है और वैजयंती शब्दकोश है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? भाई कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, सही सुमेलित कौन सा नहीं? कौन सा है? हम बात करते हैं जो ये लीलावती है, ये नाटक नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लीलावती 1150 एडी ईस्वी की है। और ये भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय ने लिखी है इसे। और ये लीलावती जो है ये गणित से संबंधित है। और समझना, ये जो लीलावती है ये काफी बार इस पुस्तक के बारे में काफी बार पूछा जाता है। लीलावती पुस्तक के बारे में तो बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। और ये किससे है? ये गणित से संबंधित है। जी हाँ, तो ये गणित से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करते हैं किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है, जिसे भास्कर सेकंड ने लिखा है। और ये काफी बार ये पुस्तक लीलावती पूछी जाती है मैथ से। काफी बार ये पुस्तक पूछी जाती है आपसे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, और अष्टांग हृदय ये चिकित्सा से संबंधित ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है जी। निम्नलिखित का खगोल विदों को सही कालक्रम में रखिए। आपको खगोल विदों को सही कालक्रम में आपको रखना है। और यहां पर अगर आप थोड़ा सा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां से अगर आपने एक को सिलेक्ट कर लिया तो आपका ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। एक को सिलेक्ट कर लिया तो आपका ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। अब एक कौन सिलेक्ट करना है आपको? आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, लगद मुनि है और वरहा मिहिर है। तो इनको आपको जमाना है भाई। सबसे पहले कौन थे, फिर बाद में कौन थे? हम बात करते हैं जो ये लगद मुनि है, ये 500 बीसी के लगभग का है। ये 500 ईसा पूर्व का है। तो सबसे पहले लगद मुनि है। और बाकी जो है ये सारे के सारे गुप्त काल के हैं। तो 3 पहले आ जाएगा, आर्यभट्ट है, फिर वराहमिहिर है, फिर ब्रह्मगुप्त है। बिल्कुल, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी। राइट आंसर क्या आएगा हमारा? सी। और यहां पर क्या है? यहीं पर नहीं, आपको हमेशा हमेशा आपको हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी है। काफी प्रश्न होंगे जिसमें एक एक जो अब अगर आपको याद है सुमेलित में, तो आप एक के आधार पर उस प्रश्न को कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम बात करते हैं ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम 23 ईयर्स की एज में बड़ा इतिहास लिख दिया साहब, गणित। जी हाँ, पाई का मान, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, सारी चीजें ये आर्यभट्ट ने बता दी। और गुप्त काल की विज्ञान से संबंधित मैंने क्लास भी ले रखी है, तो आप एक बार उस क्लास को देखना, तो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है।
विनीत जी नमस्कार, विनीत जी नमस्कार, आदाब, नमस्कार आदाब। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15वां है। यहां पर भी अब आपको क्या करना है, अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको यहां पर कालक्रम में व्यवस्थित करता है। हरिसेन है, रवि कीर्ति है, वत्स भट्टी है, वीर सेन, इनको आपको जमाना है कि भाई कौन किसके समय था, इनको आपको जमाना है कौन किसके समय था। हरिसेन, हरिसेन, हरिसेन ने क्या लिखा है भाई, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है। रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख है। वत्स भट्टी का मंदसौर अभिलेख है, कौन सा है, मंदसौर अभिलेख है। और वीर सेन का उदयगिरी लेख है, उदयगिरी लेख है। ये तो मैंने आपके लिए जानकारी दे दी, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको भाई अब इनको जमाना है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय का है, समुद्रगुप्त के समय का है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा, किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। किस, पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय कब का है, ये पुलकेशिन द्वितीय का आप मान सकते हो 630 ईस्वी के लगभग मान सकते हो आप इसको, ठीक है। मंदसौर अभिलेख ये कुमार गुप्त के समय का है, कुमार गुप्त के समय का है, जिसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी है। उदयगिरी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का समय कितना मानोगे आप, 380 से आप 415 ईस्वी मान लीजिए। जी हाँ, अब आप जमा लीजिए भाई इनको। और समुद्रगुप्त के कितना मानोगे भाई, 350 से 380 तक समुद्रगुप्त का आप समय मान लीजिए, जमा लीजिए साहब। भाई सबसे पहले तो यही आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक के बाद क्या आएगा भाई, एक के बाद क्या आएगा भाई, वीरसेन आएगा भाई। कौन आएगा, वीरसेन, दो आएगा भाई। इसके बाद वत्स भट्टी आएगा भाई, और चौथे नंबर पर ये आएगा। 1 4 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी आ जाएगा। अब आपके लिए काफी जानकारी आपको मिल गई है भाई इससे। अब क्या बाहर जाएगा आपका इससे, भाई क्या ही बाहर जाएगा आपका इससे, पूरी चीजों को तो हमने कनेक्ट कर दिया है, अब क्या बाहर जाएगा इससे। जी हाँ, सारी चीजों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा बी आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है जी। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब हमें किसको चुनना है भाई, गलत को चुनना है। अब हमें चुनना है, गलत को चुनना है। कुमार गुप्त के काल में हून आक्रमण हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। कुमार गुप्त के अंतिम समय में हून आक्रमण हुआ था, जिसका दमन स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त को जमीन पर भी सोना पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। और प्रथम हून आक्रमण तोरमन पश्चिम भारत और एरन के आसपास मध्य भारत में जीतने में सफल रहा था, बिल्कुल सही बात है। ये इस क्षेत्र को जीतने में सफल रहा था। और ये जो तोरमन जो था ना, ये बड़े शक्तिशाली शासक था साहब, हून शासक था साहब। और फिर इसने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो गुप्त शासकों की आर्थिक स्थिति भी बड़ी कमजोर हो जाती है आक्रमण से। और तोरमन ने जैन धर्म को अपनाया, बिल्कुल जैन धर्म को इसने अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का ये बहुत ज्यादा विरोधी था। और मिहिरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा नहीं, श्रीलंका जीतने में कहां सफल रहेगा, इसके यहीं पर उलझनों में उलझा हुआ था ये। तो श्रीलंका से तो इसका कोई ताल्लुकात ही, भाई श्रीलंका काफी दूर है, ये तो यहीं की उलझन इसके लिए काफी थी। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन जैन धर्म अपना लिया, लेकिन जैन धर्म अपना लिया, बिल्कुल सही बात है। और पता है आपको, पता है आपको, एक था नरसिंह, नरसिंह बालादित्य, नरसिंह बालादित्य। इस नरसिंह बालादित्य ने इसे पराजित किया था तोरमन को, मिहिरकुल को। नरसिंह बालादित्य ने इस मिहिरकुल को पराजित किया था। लेकिन नरसिंह बालादित्य जो गुप्त शासक है, इसको खुद को नहीं पता था मैं इसे पराजित कर दूंगा। बताया जाता है नरसिंह बालादित्य खुद कीचड़ में घुस गए थे, छुप गए थे। लेकिन लास्ट में इसे पकड़ लिया जाता है, इसे पराजित कर दिया जाता है मिहिरकुल को। लेकिन फिर नरसिंह बालादित्य ने अपनी मां की वजह से इसे रिहा कर दिया था साहब, नरसिंह बालादित्य। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे। भाई सती प्रथा का तीव्र आलोचना किसने की थी,
जब हम सती प्रथा के साक्ष्य की बात करते हैं, भाई सती प्रथा का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो ये हमें लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होता है। लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहां से हमें युगल समाधि प्राप्त होती है। कालीबंगा से 3 युगल, लोथल से 3 युगल समाधि प्राप्त होती है और कालीबंगा से 1 युगल समाधि प्राप्त होती है। लेकिन याद रखना, वैदिक संस्कृति में सती प्रथा जैसी कोई चीज देखने के लिए नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं सती प्रथा के स्रोत की बात करते हैं। लिखा हुआ स्रोत कहां से प्राप्त होता है, तो लिखा हुआ स्रोत 510 ईस्वी का एरन अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है, एरन अभिलेख मिलता है। ये एरन अभिलेख कहां पर है, ये सागर जिला एमपी में स्थित है। कहां पर है भाई, सागर जिला एमपी में ये स्थित है। और ये किसका है, ये भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है, भानुगुप्त, अर्थात जो गुप्त शासक थे। और भानुगुप्त के सेना नायक थे गोपराज, जो युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये बाण भट्ट है। बाण भट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखी है, हर्ष चरित्र लिखी है, इसमें इसकी आलोचना की है। हर्ष चरित्र में इसकी आलोचना की है। किसमें आलोचना की है, हर्ष चरित्र में आलोचना की है सती प्रथा की। हम बात करते हैं हर्षवर्धन के पिता, हर्षवर्धन के पिता जिसका नाम था प्रभाकर, प्रभाकर वर्धन था। ये प्रभाकर वर्धन जो था ये बहुत ज्यादा बीमार था। एक राजवेद था जिसका नाम सुसेन था, उसने भी इसका इलाज किया था। लेकिन लास्ट में जो सुसेन का इलाज, सुसेन इसका प्रभाकर वर्धन का इलाज करने में सफल नहीं रहते। और लास्ट में हर्षवर्धन के जो पिता प्रभाकर वर्धन थे, लास्ट में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी अर्थात हर्षवर्धन की मां, जिसका नाम था यशोमती, जिसका नाम था यशोमती, और ये यशोमती भी क्या हो जाती है, ये सती हो जाती है। किसके साथ, प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए फैक्ट्स है। जो हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, इसका इलाज जो किया था सुसेन ने किया था, राजवेद ने, लेकिन इलाज सफल नहीं हो पाया। लास्ट में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और प्रभाकर वर्धन की चिता के साथ ही प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, हर्षवर्धन की मां यशोमती, उस पर लेट जाती है, ये भी सती हो जाती है। इस सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है किसने, बाण भट्ट ने। और फिर बाण भट्ट ने इस सती प्रथा का क्या किया है, विरोध किया। तो सती प्रथा का विरोध जो किया है वो बाण भट्ट ने किया है। बहुत ज्यादा आलोचक है कौन, बाण भट्ट। और ये बाण भट्ट किसके राज दरबार से, हर्षवर्धन के राज दरबार से थे बाण भट्ट, तो इसी ने इसकी आलोचना की। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18वां है जी। किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए। हम बात करते हैं भाई जो ये आहत सिक्के हैं ये हमें कहां से प्राप्त नहीं होते। आहत सिक्के, आहत सिक्के हमें प्राप्त नहीं होते। कहां से प्राप्त नहीं होते, नौह से प्राप्त नहीं होते, रेड से प्राप्त नहीं होते, तिलवाड़ा से, सामर से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आहत। आहत जो सिक्के हैं, आहत सिक्के, आहत सिक्के ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। प्राचीनतम सिक्के हैं भारत के। कौन से सिक्के, प्राचीनतम सिक्के हैं। इन आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। हम बात करते हैं नौह भरतपुर से प्राप्त होते हैं, रेड टोंक से प्राप्त होते हैं, रेड टोंक है, रेड टोंक में है, ठीक है ना। सामहर, सामहर की बात करते हैं, जयपुर से प्राप्त होते हैं। एक है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां पर है, ये बाड़मेर में है, यहां से प्राप्त नहीं होते हैं आहत सिक्का। रेड कहां पर है, रेड टोंक है। नौह कहां पर है, भरतपुर है। और सामर कहां पर है, जयपुर है। तो हमें जो ये प्राप्त नहीं होते ये तिलवाड़ा से प्राप्त नहीं होते। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, सी हमारा राइट आंसर आएगा। से प्राप्त नहीं होते, ठीक है, तिलवाड़ा से प्राप्त नहीं होते। ये स्थल थोड़े राजस्थान के बारे में ज्यादा पूछ रखे। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को सुवर्ण युग की संज्ञा दी है। भाई जो ये गुप्त काल है इसे सुवर्ण काल किसी ने कहा है, और सुवर्ण युग। अगर हम बात करते हैं साहित्य का सुवर्ण युग, साहित्य का, साहित्य का सुवर्ण युग की बात करते हैं तो प्रश्न आंसर होता है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने गुप्त काल को साहित्य का सुवर्ण काल कहा है। लेकिन जब टोटल को ही एक सुवर्ण काल की संख्या की बात आती है, भाई टोटल को ही किसने कहा है,
तो टोटल की बात आती है तो किसने कहा है? रोमिला थापर ने कहा है, बी.डी. चट्टोपाध्याय ने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है, आर.एस. शर्मा ने कहा है, तो किसने कहा है? हम बात करते हैं ये के.एम. मुंशी ने कहा है। लेकिन जब साहित्य के स्वर्ण युग की हम बात करेंगे तो साहित्य का जो कहा कहेगा वो मैक्स मूलर कहेगा। और हम बात करते हैं जब कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना है। क्या माना है? शेक्सपियर की संज्ञा दी है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? हमारा सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। सोनू बिस्सू जी नहीं, यहाँ पर के.एम. मुंशी आएगा। के.एम. मुंशी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? के.एम. मुंशी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल में राज्य द्वारा भूदान एक बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों के प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता? भाई ये भूदान से संबंधित हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, भूदानों के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार हुआ। ये पूर्व मध्यकाल की बात की जा रही है जिसमें हमारा गुप्त काल आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया। भूदानों के कारण जातियों का विस्तार हुआ। भूदान क्षेत्रों के सीमांत पर रहने वाले जनजातियों को इन क्षेत्रों में कृषि कर्म में सम्मिलित कर समाज में अस्पृश्यता जातियों के रूप में स्थान मिल गया। और तमिलनाडु के ब्रह्मदेवा अग्रहार क्षेत्र उर्वा सभा ग्रामों के भाग थे। भूदान के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भूमि दान दी जाती है लोगों को तो लोग उसे अपनी भूमि मानते हैं, तो कृषि का विस्तार होता है। सही बात है। ठीक है, अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बढ़ता है। हम बात करते हैं प्रभाव हमें ऐसा कोई नहीं मिलता है जो देखने के लिए मिलता है। भूदानों के कारण जातियों का विस्तार होता है, ये बात सही है। और तमिलनाडु के ब्रह्मदेवा अग्रहार क्षेत्र व उर सभा ग्राम के भाग थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर जो हमारा आएगा यहाँ पर क्या आएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तो ये थे हमारे गुप्त काल से संबंधित आपकी परीक्षा के दृष्टि से हमारे 20 प्रश्न थे। जी हाँ, ये हमारे 20 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और हमारी जो एमसीक्यू जो क्लास है हमारी, ये रेगुलर हमारी क्लास चल रही है जिसका समय होता है 8 बजे। तो 8 बजे हमारी ये क्लास, प्रतिदिन हमारी ये क्लास चल रही है। जी हाँ, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।